हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया? कुछ जो प्रॉब्लम हुई है पिछले क्लासेस में, उसके लिए आज आपका एक जो ये वीडियो रहेगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो लाइव क्लासेस हो रही थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो उस प्रॉब्लम के नाते हमारी लाइव क्लासेस थोड़ा इशू फेस कर रही थी। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर तीसरा था, जिसमें हम वाष्प दाब और राउल्ट के नियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो सारी चीजें आपको इस वाले लेक्चर में मिलने वाली हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले लेक्चर को बिना देरी के। इस वाले लेक्चर में हमको पढ़ना है वाष्प दाब दाब और राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है, देखो ये जो वाष्प दाब टॉपिक है ना, और ये राउल्ट का नियम है, ये हमारे इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आने वाले जितने भी हेडिंग्स हमको पढ़ने हैं ना इस वाले चैप्टर में ना, उन हेडिंग को समझने के लिए हमारा जो बैकग्राउंड होता है ना, यही इसी टॉपिक से आता है। इसलिए हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे ना तो हम अपने बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लूज कर देंगे, जो हमको अच्छे से समझ में नहीं आने वाले हैं। बात आ रही है समझ में? तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से इस लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इस लेक्चर को देखो और समझो और नोट्स को अपने मेंटेन करो। ठीक है, तो चलो फिर डिस्कस करने वाले हैं वाष्प दाब के बारे में। क्या होता है वाष्प दाब, जिसे हम इंग्लिश में वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये वेपर प्रेशर एक्चुअली में लोग कहते किसे हैं? ठीक है, तो नॉर्मली इसका जो डेफिनेशन लोग देते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि किसी भी द्रव का जो वाष्प होता है ना, उसके द्वारा जो भी दाब लगाया जाता है किसी भी चीज पे, तो वो जो दाब लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। मतलब किसी भी द्रव के वाष्प द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। ये जो डेफिनेशन है कुछ हद तक तो करेक्ट है। ठीक है, ये आराम से हम इसको करेक्ट बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो भी हमको समझना है वो केमिस्ट्री में अपने विलेन चैप्टर के पर्सपेक्टिव से समझना है, तो उसमें वाष्प दाब किस तरह से बताया गया है उसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं पहले लिखता हूं जो हमारे बुक में बताया गया है, फिर मैं उसको अच्छे से आपको समझाता हूं क्या है। ये वेपर प्रेशर बोलता है क्या कि देखो, किसी भी ताप पर, किसी ताप पर वाष्पन वाष्पन तथा संघनन संघनन क्या होते हैं? साम्यावस्था में होते हैं। साम्यावस्था में पाए जाते हैं तब द्रव के वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। ये इतना बड़ा डेफिनेशन लिख रखा है, क्या बोल रखा है इसमें कि किसी भी ताप पर क्या होता है, यहाँ पे एक चीज लिखा, वाष्पन तथा संघनन क्या होते हैं? साम्य अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड उसने और मेंशन किया, साम्य अवस्था। ठीक है, अभी इसको समझाता हूँ क्या है साम्य अवस्था। इसमें डेफिनेशन जो लिखा है उसको एक बार समझ लो कि किसी भी ताप पर वाष्पन तथा संघनन साम्यावस्था में पाए जाते हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में? जो द्रव का वाष्प होगा जो दाब लगाएगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो फिर समझो इसको कि ये क्या होता है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि वाष्पन क्या होता है। ठीक है, ये वाष्पन क्या होता है ये समझो। ठीक है, आई होप सबको ये बात अवेयर होगी कि वाष्पन क्या होता है। अब ठीक है, ये वाष्पन का मतलब क्या होता है कि कोई भी द्रव जब होता है ना, उसको हम जब बॉईल करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो क्या बनता है? तो उसके वेपर्स निकलते हैं। ठीक है, तो वो वेपर बनने की जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं या वाष्पन बोलते हैं। समथिंग, अगर हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे एक समझ लो लिक्विड है,
यहाँ पे ऐसे रखी हुई है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अगर हीट करूंगा ना तो ये क्या बनने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब भाप बनाने लगेगा। तो ये जो भाप बनाने की प्रोसेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं या वाष्पन बोलते हैं। ठीक इसका उल्टा जो होता है ना, जैसे कि ये क्या हो रहा है, वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। जब इसका वेपर को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, इसको ठंडा करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, द्रव में कन्वर्ट करेंगे, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संघनन। कि वाष्प को द्रव में कन्वर्ट करने की जो क्रिया प्रोसेस होती है या क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। और इसको भाप में बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी हो जाता है, ये साम्यावस्था क्या बोलते हैं, इसे साम्यावस्था। साम्यावस्था का क्या मतलब होता है, जो जब दो चीजें ना क्या होती हैं, बैलेंस रूप में चलने लगती हैं तो उसे हम बोलते हैं साम्यावस्था, मतलब कि संतुलित हो जाती हैं जो दो चीजें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। अब यहाँ पे चीजें संतुलित कैसे हैं वो देखो। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक बीकर रखा है, ठीक है, इस बीकर में क्या है, एक लिक्विड क्या है, फिल है। यहाँ पे सपोज करो कि वाटर फिलअप है इसमें। अब इस वाटर को हमको क्या करना है, हीट करना है। और जैसे ही हम वाटर को हीट करेंगे, यहां से क्या होगा, यहां से वेपर बनने लगेगा, यहां से क्या होने लगेगा, वेपर बनने लगेगा। ठीक है, तो ये जो वेपर बन रहा है, वाष्प बन रहा है, ये जाकर के कहीं ना कहीं ठंडा भी तो होगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे इसका हम टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, 30 डिग्री रख रहे हैं, तो यहाँ पे वेपराइजेशन हुआ, ठीक। और इसी सेम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो ही वही क्या होता है, वेपर ठंडा भी होने लगता है, क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है, इसे मतलब संघनन बोलते हैं। तो इस टेम्परेचर पे वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों सेम रेट से होने लगते हैं, मतलब कि बराबर मात्रा में होने लगते हैं। तो जितना ये वेपराइजेशन होगा उतने के हिसाब से क्या होने लगेगा, संघनन भी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वाष्पन मस्ट इक्वल्स टू संघनन। तो जब ये चीजें होने लगती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं। तो किसी भी तापमान पर ना वाष्पन और संघनन दोनों बराबर हो जाते हैं जब हम तापमान को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। तो किसी भी द्रव के लिए जब हम तापमान को कांस्टेंट करेंगे ना, तो उसका रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे। किस पे हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो ये वेपर होगा ना, वो जाकर के जो भी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो और कुछ चीजें जो समझनी है आपको वो समझो। सपोज करो वही चीजें जो, ये तो समझ में आ गया ना, इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाष्पन और संघनन जब इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो इसका जो वेपर होगा, सपोज करो यहां पे हमने क्या कर दिया, इस वाले बर्तन को एक बैरोमीटर से कनेक्ट कर दिया। किससे, एक बैरोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये बैरोमीटर कौन सा मीटर होता है, इस मीटर से हम पता करते हैं कि कितना क्या प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ये बताता है वायुमंडलीय दाब को, कितना एटीएम प्रेशर लगा, सपोज करो वही। इसको हम एमएम में नापते हैं, किसमें नापते हैं, एमएम में। अब सपोज करो कि T इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको बॉईल कर रहे हैं। और जब भी इसको हम 30 का तापमान देंगे तो इसका वाष्पन और संघनन क्या आ जाएगा, साम्यावस्था पे आ जाएगा। और ये इसमें प्रेशर लगाएगा, वो प्रेशर सपोज करो कितना एमएम लग रहा है, वो प्रेशर लग रहा है इनिशियली 200 एमएम का लग रहा है। कितने एमएम का लग रहा है, 200 एमएम का। ठीक है, बात आई समझ में। अभी बोलो कि अगर T इज इक्वल टू 50 डिग्री कर दिया तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितने में, मान लो कि ये 400 एमएम हो जाएगा। अगर T इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया तो ये P बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे सपोज करो 700 एमएम आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन एक चीज सुनो कि जब यहाँ पे T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस होगा, किसके केस में, वाटर के केस में। किसके केस में, वाटर के केस में। जब वाटर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो यहाँ पे P इज इक्वल टू जो आता है वो 760 एमएम आता है। और मैं आप लोगों को बताया था कि एक एटीएम प्रेशर इज इक्वल टू कितने एमएम के बराबर होता है, 760। मतलब कि जल को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। किसको, जब जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे ना, तो उसका जो एटमॉस्फेरिक दाब आएगा, मतलब वेपर प्रेशर जो उसके वेपर द्वारा बनाया गया प्रेशर होगा, वो कितना होगा, इक्वल टू 1 एटीएम प्रेशर, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, अर्थात 760 एमएम के बराबर होगा।
बात आ रही समझ में? तो कोई भी आपसे एक बात पूछे कि बताओ हमें कि जो वाष्प दाब है, ठीक है, किसका, वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 1 एटीएम के बराबर होता है। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस को आपको याद रखना है। इसी को हम क्या मार्कअप करके चलते हैं इसका, कि किसी भी विलायक का जो शुद्ध होता है क्या, वाष्प दाब, वो कितना होगा, 760 mm होता है, और वो वाटर को ही लेकर के हम चलते हैं। बात आई समझ में? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कर लिया होगा, मिटाता हूं इसे। अभी हमको समझना है क्या, कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उससे पहले एक टॉपिक मैं समझाता हूं आप लोगों को। अभी हमने क्या देखा, दो चीजें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वही पढ़ते हैं कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, किसको, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये चीजें आपके नोट्स में भी मेंशन है, आप एक बार उसको पढ़ लिया करिए, ठीक है। जो चीजें यहाँ से पढ़ाई जा रही हैं उसको पढ़ने के बाद आपको जो इसके पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी दिए गए हैं, उस नोट्स को आप एक आध बार थोरो कर लिया करिए, जिससे कि आपको और चीजें पता हो जाएं, ठीक है। तो ये जो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात बताओ कि टेम्परेचर जो होता है वो क्या करेगा, इसको अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर, पहला पहले क्या होगा, टेम्परेचर होगा। बात आ रही है समझ में? दूसरा दूसरा फैक्टर क्या है, कि नेचर ऑफ क्या, सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति, विलायक की विलायक की प्रकृति कैसी है, ठीक। और तीसरा फैक्टर है आ वाष्प सील विले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आवाष्प सील विले। बात आ रही समझ में? देखो अब तीनों को मैं एक एक करके समझाता हूं आप लोगों को। देखो कि जो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें टेम्परेचर सबसे पहले नंबर पे है। अभी टेम्परेचर सबसे पहले नंबर पे क्यों है, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा मात्रा में वाष्प बनेगा तो क्या बनेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। बताओ यही, कि सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे चीजें हैं, मतलब एक बॉयलर है, इसमें क्या करेंगे, हम कोई चीज बॉईल कर रहे हैं, वह एक लिक्विड को, वाटर को बॉईल कर रहे हैं, सपोज करो ये वाटर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं क्या, हमारे पास यहाँ टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत भाप बनेगा, थोड़ा बहुत बनेगा। अगर इसी टेम्परेचर को हम इंक्रीज करके 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाप की मात्रा कितनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इस भाप के कारण जो प्रेशर आएगा ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि तापमान के समानुपाती क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। बात आ रही है समझ में? तो जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाऊं ना, किसके, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो अगर सपोज करो यहाँ पे टेम्परेचर लेता हूँ, यहाँ पे वेपर प्रेशर लेता हूँ, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, और इसके बीच में जो ग्राफ आएगा कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? अब सपोज, अब ये दूसरा फैक्टर क्या है, विलायक की प्रकृति, इसको डिस्कस करते हैं। विलायक की प्रकृति को डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे ही टब लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों में हम क्या करते हैं, लिक्विड डालते हैं। यहाँ पे है कि एक
द्रव 1 है और यहाँ पे भी हमने इसको फिल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लिक्विड 2 ले लिया, ठीक है। अब दोनों को सेम टेम्परेचर पे हम इसको बॉईल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर पर इसको हम हीट कर रहे हैं। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, सेम है, यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, सेम ही है, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि लिक्विड 1 में क्या बने, भाप ज्यादा बने और लिक्विड 2 में भाप कम बने, है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी है ना। क्या कि जैसे जैसे हम इस दोनों को बॉईल करेंगे सेम टेम्परेचर पे तो लिक्विड 1 और लिक्विड 2 में क्या हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि लिक्विड 1 में क्या बने, इस लिक्विड 1 में भाप की मात्रा क्या बने, ज्यादा बन जाए, और इस लिक्विड 2 में भाप की मात्रा क्या बन जाए, बहुत कम बने, ठीक है, बहुत कम भाप की मात्रा बने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ज्यादा वाष्प और इसमें क्या बनेगा, कम वाष्प। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों होती है उसे समझने की कोशिश करो। देखो ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों बनती है। अच्छा एक बात तुमने पढ़ा होगा जरूर कि देखो जब भी कोई दो अणु क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं ना तो उनके बीच में क्या होता है, मतलब कोई भी पदार्थ बनता है, द्रव बने, ठोस बने या गैस बने, तो उनके अणुओं के मध्य में एक क्या पाया जाता है, अंतरा अणु बल पाया जाता है। क्या बल पाया जाता है, अंतरा अणुक बल पाया जाता है। सबको पता है ना ये अंतरा अणुक बल क्या होते हैं। तो दो अणुओं के मध्य में पाए जाने वाला जो बल होता है अंतरा अणुक बल पाया जाता है। तो ऐसे ही क्या होगा, इस वाले लिक्विड के जो अणुओं के मध्य क्या होगा, जो बल होंगे ना उसके बारे में हम पता करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज करो जो लिक्विड 1 है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल है ना वो क्या ऐसा है, बहुत ही क्या है, वीक वाला है। क्या है, बहुत ही वीक है। ऐसे करके ये जो फोर्स इनके बीच में है बहुत ही वीक फोर्स है। सपोज करो ये बहुत ही वीक है और जैसे ही इसको हमने क्या किया, टेम्परेचर पे गर्म किया, जितने टेम्परेचर पे उसको गर्म किया तो इसके वीक वाले फोर्सेस क्या हो गए, टूट गए। मतलब जो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस वो क्या है, वीक है। और इसके नाते क्या हो गया, इस वीक के नाते ये जल्दी से ब्रेकआउट हो गए और यहाँ पे वाष्प की मात्रा क्या होने लगी, ज्यादा दिखने लगी। सेम सिचुएशन इसका एनालिसिस करो कि यहाँ पे जो लिक्विड 2 है उसके बीच में जो फोर्स है यहाँ पे ना, वो एक वीक फोर्स ना होकर के क्या रहे, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स रहे। और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स को तुम वही टेम्परेचर दिए हो तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर क्या हो जाएंगे, कम बनेंगे। क्या बनेंगे, वेपर कम बनेंगे। इसका मतलब कि विलायक के जो अंतरा आणुक बल होते हैं ना उस पे भी ये क्या वाष्प दाब निर्भर करता है कि जो विलायक का प्रकृति है ना, अगर उसके अंदर कौन से अंतरा आणुक बल पाए जाए, वीक वाले पाए जाएंगे तो उसमें वाष्प दाब ज्यादा बनेगा। अगर उसमें क्या, अगर स्ट्रॉन्ग क्या पाए जाए, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाए जाए तो उसमें वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम बनेगा। स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, बात आई समझ में। तो ये दो चीजें किस पे निर्भर करती हैं, विलायक की प्रकृति के पर। तो यहाँ पे दोनों केस बन सकते हैं कि विलायक की प्रकृति के नाते वाष्प दाब ज्यादा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कम हो सकता है। और ये डिपेंड करता है किस बात पे, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हुआ तो विलायक की प्रकृति के नाते वाष्प दाब ज्यादा बनेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ तो वाष्प दाब क्या बनेंगे, कम बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको, नोट करो एक बार, फिर मैं डिस्कस करूंगा वाष्पशील विलय किसे कहते हैं। कर लिया, चलो फिर इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अवाष्पशील विलय, सबसे पहले यही समझते हैं अवाष्पशील विलय क्या होता है, ठीक है। अवाष्पशील विलय का क्या मतलब होता है कि देखो अगर हमको विलयन बनाना है ना तो दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। विलयन बनाने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए हमको, दो कंपोनेंट चाहिए सर्टेनली। फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो क्या चाहिए, सोल्यूट चाहिए। सेकंड कंपोनेंट सॉल्वेंट चाहिए। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट में क्या, विलयन। तो सबसे पहले सोल्यूट ले लो और क्या ले लो, सॉल्वेंट ले लो, और ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। यही बात है। तो इसमें जो सोल्यूट है ना, सोल्यूट क्या है,
अवाष्पशील रहे, अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब क्या? नॉन वोलेटाइल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कि हमारे पास NaCl हो गया, चीनी हो गया, इन सारी चीजों को जब हम पानी में क्या करेंगे, घोल देंगे और उसको हम हीट करेंगे, तो क्या बताओ, नमक भाप बन के उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा। चीनी भाप बन के उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा। तो इस टाइप के जो सोल्यूट होते हैं ना, इस टाइप के जो विलय होते हैं, जो भाप बन करके नहीं उड़ते हैं, उनको सोल्यूट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बोलते हैं, अवाष्पशील विलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवाष्पशील विलय बोलते हैं। अब ये कैसे निर्भर करता है, किस चीज पे? वाष्प दाब के फैक्टर को कैसे प्रभावित करता है, उसको समझो। सपोज करो फिर वही हमारे पास दो बीकर हैं, ठीक है, एक बीकर यहाँ पे यही है और एक बीकर यहाँ पे है। दोनों में मैं क्या करता हूँ, क्या बैरोमीटर लगाता हूँ, ठीक है। इन दोनों में क्या कनेक्ट कर दिया, बैरोमीटर लगा दिया साथ में, ठीक है। बैरोमीटर सबको पता होगा क्या है, इससे हम क्या माप करेंगे, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापेंगे कि कितना वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। दोनों को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने वाले हैं, तो याद रखना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों को बॉईल करेंगे, ठीक है। अभी सोचो, इसके अंदर मैंने क्या लिया, वाटर लिया, इसके अंदर भी वाटर लिया, तो सर डिफरेंट क्या किया? अभी डिफरेंट करता हूं, रुको। यहां भी क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक। अब समझो, जैसे इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करूंगा, क्या बनेगा? यहाँ पे वेपर्स बनने वाले हैं, और वेपर क्या लगाएंगे इस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएंगे। आप बताओ, जो वाटर का वेपर प्रेशर यहाँ पे तुमको दिखेगा, वो कितना दिखेगा? 760 mm। अभी बताए पीछे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे यही तुमको दिखेगा कि इसके जो वेपर्स बनने वाले हैं वो कितना बनेंगे? 760। वेपर्स जो प्रेशर लगाएंगे वो कितना लगाएंगे? 760 mm या 180 m का प्रेशर लगाने वाले हैं। तो इधर बताओ क्या होगा सर? सेम ही होगा, कितना लगाएगा? 760 mm लगाएगा। कोई डाउट है इसमें? दोनों सर सेम ही बनाए हो, डिफरेंट क्या कर रहे हो? हाँ डिफरेंट कर रहे हैं। अब सुनो, इस वाले में ना हमने क्या कर दिया, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड। सपोज करो इसमें क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, NaCl ऐड कर दिया। जैसे ही इसके अंदर NaCl ऐड किया, अब क्या दिखेगा तुमको? NaCl ऐड करने के बाद तुम एक बात बताओ मुझे, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? आ रहा समझ में कुछ? क्या बोला मैंने? NaCl जैसे डालूंगा इसके अंदर तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। देखो, वेपर प्रेशर इसके अंदर क्या होगा, कम हो जाएगा। और वो क्यों कम होगा, वो ऐसे सुनो। सबसे पहले कि जैसे जैसे इसको नमक को इसके अंदर डालोगे ना, तो इसके सतह पे वो क्या हो जाएगा, ऐड होगा। NaCl तो भाप बन के उड़ेगा नहीं, अल्टीमेटली उड़ने वाला क्या है, पानी उड़ेगा इसमें। जो इसमें उड़ेगा क्या, पानी उड़ेगा। और जैसे ही पानी उड़ेगा तो इसके रास्ते पे कौन आ जाएगा, इसके सतह पे क्या आ गया है, नमक आ गया है। क्या आ गया है? नमक, माने NaCl आ गया इसके सतह पे। और इस नमक के कारण इसका जो सतह है वो पानी को भी जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। नमक के कारण क्या होगा, इसका पानी भी ऊपर भाप बनने नहीं दे रहा है। और जब ये भाप नहीं बनने देगा तो वाष्प दाब क्या होने लगेगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वाष्प डिक्रीज कर गया, वाष्प क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाष्प कम होने के कारण क्या होने लगेगा, वाष्प दाब कम होने लगेगा। बात आई समझ में? कि आवासशील विलय को मिलाने से किसी भी विलायक में क्या होने लगता है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि उसकी सतह को वो पूरी तरीके से ढक लेगा, और ढकने से वो जो उसके वाटर जो वेपर बनने वाले थे वो भी अब बनने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो अब बताओ, दोनों केस में ये बन क्या गया, ये तो विलयन बन गया पूरी तरीके से, और ये क्या है, अपना विलायक है। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा? सर्टेनली वी कैन से सर विलायक का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें 760 mm लग रहा है, और ये 760 mm से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या है कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होगा हमेशा विलायक से क्या होगा, कम होगा। ये बात ध्यान रखना। चलो नोट करो इसको, फिर मैं आगे बताता हूं। हो गया, मिटाओ में से।
अभी तक तो हमको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि किसी भी विलायक में जब अवाष्पशील विलय मिला देंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो किसी भी विलायक में अवाष्पशील क्या मिलाने पर, विलय मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन कितना कम होता है ये कौन बताएगा हमें? तो इसी बात को एक्सप्लेन करता है कौन सा लॉ? राउल्ट का लॉ। कौन सा लॉ? राउल्ट का लॉ। ये बात बताता है कि कितना वाष्प दाब क्या होगा, बनेगा या कम होगा, ये एक्सप्लेन करता है इस चीज को जब अवाष्पशील विलय हम मिलाते हैं। तो हेडिंग डालो राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या बोलता है ये सुनो। सबसे पहले कह रहा, देखो वही केस फिर से लो, बीकर है और यहां पे हमने क्या कर दिया, एक बैरोमीटर लगा रखा है, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया, एक कंपोनेंट ए ऐड किया है जो वाष्पशील है, और एक कंपोनेंट बी ऐड किया जो क्या है, अवाष्पशील। वाष्पशील समझ लो क्या है, वाटर है, और ये क्या है, NaCl ले लो, नमक ले लो। क्या क्या होगा कि जैसे इसको हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद बी जैसे ही ऐड किया हमने, तैसे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। अब ये कितना डाउन गया है या इसमें बनने वाले वेपर की मात्रा कितना है वो कौन बताएगा हमें, ठीक है। तो सुनो, राउल्ट ने क्या बताया, राउल्ट ने क्या बताया कि देखो बी तो वाष्प बनाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाष्पशील है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा वाष्प बनाने में, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। उसने कहा कि वाष्प कौन बनाएगा अकेले, यही वाष्पशील घटक ए जो है, सपोज करो कि वाटर है, वही वाटर क्या बनाएगा, अपना क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा। क्या इसमें बी का कोई कंट्रीब्यूशन होगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि जितना वाष्प बनेगा वो किस पे निर्भर करेगा, वो ए पे ही निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा, वाष्पशील घटक पे निर्भर करेगा। तो राउल्ट का नियम यही कहता है कि जो भी वाष्प दाब बनता है किसमें, अवाष्पशील विलय मिलाने पर, तो उसकी जो मात्रा होती है ना, वो किस पे निर्भर करती है, वाष्पशील घटक पर ही निर्भर करती है। बात समझ में आई? वाष्पशील घटक पर निर्भर करती है उसमें बनने वाले वाष्प दाब की मात्रा। बात समझ में आई? तो सपोज करो कि वो उन्होंने बोला कि जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसके, ए के या बी के, किसकी मात्रा पे, ए की मात्रा पे। क्यों, क्योंकि वाष्पशील घटक पे ही निर्भर करता है। तो ये क्या हो जाएगा, मात्रा को हम व्यक्त करते हैं किसमें, मोल प्रभाज में, तो किसकी, ए की घटक की मात्रा। फर्दर इसको सॉल्व करोगे, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, जब इसको समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक चिन्ह लगाते हैं, एक कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये विलायक का क्या है, सामान्य वाष्प दाब है। विलायक का क्या है, विलायक का वाष्प दाब सामान्य अवस्था में, ठीक है। जो एक्स है, मोल प्रभाज क्या है, एक्स ए पे निर्भर करेगा, और इसी ए का जो क्या है, वाष्प दाब है, वो किस कंडीशन में, सामान्य अवस्था में, जब इस पे कोई चीज मिलाया ना हो। अगर ये वाटर रहेगा तो वाटर के केस में क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर किस पे निर्भर करेगा, एक्स ऑफ डब्ल्यू, मतलब वाटर पे निर्भर करेगा, और ये पी नॉट डब्ल्यू, ये किसका है, पी नॉट डब्ल्यू, ये सामान्य अवस्था में इसका कितना आया था, विलायक का 760 mm आया था, तो वो 760 mm ले लेंगे। बात समझ में आई? ये राउल्ट का नियम है, ठीक है। लिखो राउल्ट का नियम, जब किसी विलायक में, पहले लिख लो, सॉरी, किसी ताप पे लिखो, किसी ताप पर जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, पुट डबल इन्वर्टेड कामा, राइट।
इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार द्रव पे लगने वाला आंशिक दाब द्रव पे लगने वाला आंशिक दाब द्रव पे लगने वाला आंशिक आंशिक दाब वाष्पशील घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वाष्पशील घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। द्रव पर लगने वाला वाष्प दाब द्रव पे लगने वाला वाष्प दाब उसमें उपस्थित वाष्पशील घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखो जब ये वाष्पशील घटक जो है ए है उसके समानुपाती आया, इसको हटाया तो सामान्य अवस्था में क्या है, पी नॉट ए आया। मतलब कि वेपर प्रेशर किसकी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। वेपर प्रेशर उस विलायक की शुद्ध अवस्था में निकालते हैं, ठीक है। वो हमको गिवन होगा या पूछ लेगा, ये मुझे पता होता है। वाटर के कंडीशन में याद रखना है कितना होता है, 760 mm होता है। तो चलो कुछ केसेस हैं उसको मैं तुमको बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 3 है, एक घटक ए, घटक बी, घटक सी है। इसमें घटक सी जो है वो क्या है, वाष्पशील है। क्या है, वाष्पशील है। बाकी दोनों क्या है, अवाष्पशील है, ठीक है। क्या दोनों अवाष्पशील है। तो बताओ इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे वेपर प्रेशर का। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस घटक के, सी घटक के, मतलब मोल प्रभाज ऑफ सी। और वेपर प्रेशर जब ये हटाएंगे इक्वल टू पी नॉट क्या, सी इंटू एक्स सी। ये हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। बात समझ में आई। अभी देखो अगर मान लो हमारे पास सी अवाष्पशील हो जाए और यहाँ पे बी वाष्पशील हो जाए तो बी के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, बी वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्स ऑफ बी के। और यहाँ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो कल इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे की चीजों को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को जो नोट्स मिले हैं उसको भी आप देखते रहिएगा, उसमें भी थ्योरी है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नीट लेवल और जेई लेवल की ओर पे हो जाएगी, ठीक है। ठीक, तो चलो इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। आराम से आप इस लेक्चर को देखो, समझो और इसको अपने अच्छे से नोट्स बनाना। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है लास्ट के टाइम पे। हमारे पास लास्ट के टाइम पे हम किसी ना किसी चीज का रेफरेंस लेते हैं और टाइम कम होने के कारण उसको हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। इवन हम अच्छे से पढ़े भी रहेंगे तब भी लास्ट के टाइम पे हम क्या कर देते हैं, अपना फेथ लॉस कर देते हैं इस चीज में और हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले हमको यही करना पड़ेगा कि अच्छे से नोट्स बनाना पड़ेगा और नोट्स को टाइम टाइम पे रिवीजन करना पड़ेगा। देखो 2 स्टूडेंट है ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं 2 स्टूडेंट है और वो पढ़ाई करता है, एक 12-12 घंटा 14-14 घंटा पढ़ाई करता है, वो आगे की चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ता है। और एक स्टूडेंट है ना जो बार बार एक ही चीजों को कम पढ़ता है, कम टाइम पढ़ता है, लेकिन वो चीजों को बार बार रिवाइज करता है ना, तो लास्ट के टाइम पे ना ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो बार बार रिवाइज करता है ना वो रिजल्ट निकाल देगा। और जो 14 घंटा या 12 घंटा पढ़ रहा था वो रिजल्ट ना निकाले, इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखो पढ़ना जरूरी नहीं है, सेल्फ स्टडी के साथ साथ रिवाइज करना भी जरूरी है। अपने आप की जो एक आदत है ना उसको मेंटेन कर रखा करो। मैं एक रिवाइज करने का एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को जिससे आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो बहुत आराम से, बहुत ज्यादा वर्णन नहीं पड़ेगा। 15 मिनट की ट्रिक है, 15 मिनट में रोज आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि हमने ये लेक्चर आज का खत्म किया, इस लेक्चर में हमने 2-3 हेडिंग के बारे में डिस्कस किया। तो आप क्या करना, इसका जाकर के नोट्स अपने से लिखना और उस नोट्स को लिखते टाइम आप ना एक बार रिवाइज कर लोगे इस चीज को, तो 10-15 मिनट में एक बार ये लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। फिर जैसे ही कल वाला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर को देखना, उसको भी एक बार पढ़ लेना और उसको लिखना। तो क्या करना, जब उसको रिवाइज करना तो उससे पहले एक बार इसको थॉरो करके जाना, पढ़ करके उसको फिर रिवाइज करना। फिर अगले दिन का जो लेक्चर होगा उसको रिवाइज करना, लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा, इसको एक एक बार जाकर के पढ़ते चले जाना। तो क्या होगा, जैसे जैसे तुम आगे को पढ़ते जाओगे बार बार इन चीजों को देखते 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 एक टाइम ऐसा भी आएगा इस पे इसके पेजों पर लिखे हुए नंबर्स भी आपको याद हो जाएंगे। इस तरह से आपका मेमोरी शार्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपके रिविजन में हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो चलो यहीं पे अपनी बातें को समाप्त करता हूं और इस लेक्चर को यहीं एंड अप करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।